सवाल के साथ फात शहबाज खान। 19 रुकनी जो काबीना है उसमें ख्वाजा आसिफ हैं, एहसन इकबाल हैं, राना तनवीर है, आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, साबिक वज़ीर कानून और सालिक हुसैन साहब, अब्दुल अलीम खान साहब, जाम कमाल खान साहब, अमीर मुकाम साहब, अवैस लगारी साहब और अता तारड़ साहब, खालिद मकबूल सदीकी और कैसर शेख और रियाज पीरज़ादा ये शामिल है। इसके अलावा सेनेटर इसहाक डार, सेनेटर मुसद्दिक मलिक, मोहम्मद औरंगज़ेब और आहद चीमा, मोहसिन नकवी ये शामिल है। आपको याद होगा कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो उनसे 4 जनवरी को सवाल किया गया। 4 जनवरी को पूछा गया कि आप जो आने वाला सेटअप है उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो उसमें उनकी गुफ्तगू क्या थी पहले वो ज़रा सुन लें। दूसरा सर, मुझे पता चला है कि आप प्लान कर रहे हैं कि अगले निज़ाम का हिस्सा बन सके, इसमें कितनी अगर आपके सोर्सेज की ये हालत है तो फिर अल्लाह मालिक है। वो फरमा रहे थे कि आपके सोर्सेज का जो है वो अल्लाह ही हाफिज़ है। इनिशियली जो खबर हम तक पहुंची थी वो यही पहुंची थी कि मोहसिन साहब जो हैं वो, क्योंकि 3 ऑप्शन आपके पास होते हैं ना किसी भी अगले निज़ाम का हिस्सा बनने के लिए, या आप किसी ज़िमनी को लड़के ऊपर आ जाएं, तो जंग के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये बड़ी तवज्जो दे रहे थे। तो जो सोर्स था वो मोहसिन साहब के, आप कहिए घर का बंदा, करीबी तरीन सोर्स, और वो सोर्स बोलता नहीं है, बहुत कम गो है और चुप लगी रहती है उसे। तो मोहसिन नकवी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकल रहे थे तो मुझसे उनकी मुलाकात हो गई सोर्स की। तो सोर्स ने मुझे कहा कि आप का क्या हाल चाल है। मेरा हाल चाल पूछा मुझसे, मेरी शनासाई थी उनसे थोड़ी बहुत, बस मैं फेस वाइज उन्हें पहचानता था। वैसे तो वो बड़ी शख्सियत हैं, सोर्स कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, एक बड़ा आदमी। तो मुझे कहते हैं कि आप जो हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। मैंने कहा आप सुनाएं, बस ख़त्म होने वाली आपकी वजारत, तो फिर घर चले जाएंगे। उसने कहा नहीं, घर तो नहीं जाना, हमने तो ऊपर ज़िमनी लड़ लेनी है, जंग से ऊपर आ जाएंगे दोबारा, तो हम उस पर काम कर रहे हैं, मेरे ज़िम्मे कुछ टास्क भी हैं। तो उसने ख़बर देने के अंदाज़ में नहीं मुझे बताया, ये ख़बर देने के अंदाज़ में उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने एक रवायती तरीके से बताया। फिर सुहेल वड़ाई साहब से हमने पूछा कि मोहसिन नकवी साहब अगर जो हैं वो घर चले जाएंगे, घर बैठ जाएंगे, तो मुखालफिन बढ़ गए हैं, चौधरी बरादरान से मुखालफत है, पीपल्स पार्टी पसंद नहीं कर रही, नून पसंद नहीं कर रही, हालांकि नून पसंद ना करने के बावजूद भी एक मिनिस्टर के तौर पर उनको लेके आई, तो इन सारी वो घर चले जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, वो ये बात से उन्होंने एग्री किया, वो मुत्तफिक थे कि वाकई अब मुखालफत जब आपकी पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर आपका घर बैठना जो है वो मुमकिन नहीं रहता। तो वहाँ से बात शुरू फिर हुई। अब 3 ऑप्शन आपके पास होते हैं, या आप कोई ज़िमनी लड़ लें, या सेनेट का हिस्सा बन जाएं, या आइन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 92 और 91 उसके तहत वो 6 महीने का आपको पब्लिक ऑफिस होल्ड करने की इजाज़त देता है। उसके बाद फिर अपना को बंदोबस्त आपने करना होता है, जिसमें औरंगज़ेब साहब शामिल है, आहद चीमा शामिल है। आहद चीमा के जेल के अयाम हमें याद हैं, जब ये जेल में थे तो अपने बच्चों से मिलते थे एज ए सुपरिटेंडेंट जेल बन के। बच्चों को नहीं पता था कि ये जेल में कैद हैं। तो कोट लखपत जेल जब इनके बच्चे आते थे तो ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट के कमरे में बैठ जाते थे एज ए सुपरिटेंडेंट, और वहाँ बैठ के मुलाकात होती थी। कई दफ़ा दूसरे कमरे में भी बैठ के उनसे मुलाकात होती थी, और बच्चों को यही तासुर दिया जाता था कि इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है इन सारे मामलात के साथ। फिर ख़बरें फैल गई थी। एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे, 92 न्यूज़ में काम करते हैं, उन्होंने खबर दे दी थी कि आज चीमा वादा माफ़ गवाह बनने जा रहे हैं। तो मैंने काफ़ी तहकीक की उन दिनों और पूछा, इधर उधर से बातें पता चली, तो डिनाई हमने किया कि वो वादा माफ़ गवाह बनने नहीं जा रहे। तो फवाद हसन फवाद जो हैं वो जब नैब में थे तो शहबाज शरीफ उनके सामने आ गए, तो फवाद हसन फवाद जो हैं वो शहबाज शरीफ के सामने तकरीबन रोने वाले हो गए, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि साहब सर आपने हमें कही थी। तो शहबाज शरीफ साहब मज़ीद एम्बेरस होने की बजाय नैब अहलकारों को कहा कि इनको अब ले जाएँ बस प्लीज़। तो इस तरह के बड़े वाक़यात हैं, इस तरह की बेशुमार यादें हैं। मरीम बीबी नैब कस्टडी में थी, तो नैब कस्टडी में उनके पास मोबाइल यूज़ करते हुए नैब ने पकड़ लिया। एक ताकतवर महकमे को पता चला कि मरीम बीबी के पास मोबाइल है जो वो यूज़ कर रही हैं, और वो गालिबन आईफोन था और जोंग का कनेक्शन वो यूज़ कर रही थी। तो रात गए, एक पावरफुल इदारे ने नैब रेड किया, नैब के अंदर रेड करके तो मरीम बीबी का जो मोबाइल है, असगर चौधरी उस वक्त हेड कर रहे थे मैनेजमेंट जो सारी नैब की थी, तो वो भी फिर सैक हुए, यानी उनको भी उनके ओहदे से सबकदोश किया गया, ड्यूटी यानी वापस ले ली गई, और उनका कसूर भी नहीं था।
तो जब चेक हुआ, उनको चेकअप किया गया तो सारा मोबाइल उनसे निकला। इस चीज़ की वीडियो मौजूद है, नैब हुकाम के पास भी मौजूद है, जनरल फैज़ साहब के पास भी इसकी वीडियो मौजूद है, जनरल बाजवा साहब के पास भी इसकी वीडियो मौजूद है, और इमरान खान साहब के पास भी इसकी वीडियो मौजूद थी। अब तो वो जेल में है, पता नहीं डाटा क्या बना, उसकी क्या सूरत हाल बनी। तो इन सारे मामलों में जो दीगर काबीना है उसमें अगर हम बात करें तो ख्वाजा आसिफ साबिक वज़ीर दिफ़ा रहे, और वज़ीर दिफ़ा के दिनों में सबसे ज़्यादा इन्होंने मुश्किल हालात उस वक्त देखे जब आर्मी चीफ़ की तकर्री का मामला था। और ख्वाजा साहब जो हैं ये बोलते नहीं थे उन दिनों, बहुत चुप और टू दी पॉइंट बात करते थे, लेकिन चेहरे पे इनके स्माइल रही और ये हंसते मुस्कुराते बात करते थे। और उन दिनों आपको याद होगा कि बात इस हद तक पहुंच गई थी कि नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी जनरल बाजवा से मिलने गए, तो जनरल बाजवा को डायरेक्ट उन्होंने पूछ लिया कि आप एक्सटेंशन चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो कोई एक्सटेंशन नहीं चाह रहा। तो जो बातें वो उन्होंने करना शुरू की उसका मतलब यही निकलता था कि वो एक्सटेंशन चाह रहे हैं। उन्होंने बकौल हामिद मीर साहब के और बकौल कुछ मिनिस्टर्स के जो इस वक्त भी आप मिनिस्टर बन चुके हैं, उनके बकौल भी ये सारी बातें जब चलीं तो उसमें ये बातें वाज़ेह हुई कि गवर्नमेंट को थ्रेट आए हैं कि हम मार्शल लॉ इम्पोज कर देंगे। तो फिर बड़ी खुश असलूबी के साथ ये मामला तय पा गया। गवर्नमेंट ने बड़ी खूबसूरत चाल चली, गवर्नमेंट जनरल फैज़ को लूप में ले लिया कि हम आपको आर्मी चीफ़ लगाने लगे हैं, जनरल अज़हर को लूप में ले लिया कि हम आपको आर्मी चीफ़ लगाने लगे हैं। आखिरी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जब जनरल बाजवा कर रहे थे तो उसके बाद उन्होंने दोबारा एक हंगामी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी बुलवाई, और उसमें उन्होंने जब पूछा कि ये क्या होने जा रहा है, तो हालात बड़े ख़राब हैं जेंटलमैन। तो कुछ लोगों ने वहाँ जो कोर कमांडर्स थे उन्होंने कहा कि स्काई विल नॉट फॉल, हम इधर ही बैठे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। कोर कमांडर पेशावर जो थे उन्होंने फौरी हामी भरी कि हाँ बाजवा साहब आप ठीक कह रहे हैं। फैज़ साहब की तरफ देखा तो वो उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड ही ना किया, क्योंकि उन्हें तो यकीन दिलाया गया था कि गवर्नमेंट तो इनसे ये भी पूछती रही कि आप इमरान खान के जो हैं उनको ट्रायल करेंगे, फिर आप इसका वादा करें। तो कुछ सोर्सेज ने ये बताया कि फैज़ साहब मान गए थे कि हाँ मैं रेडी हूँ, इस हद तक बात जो है बन चुकी थी। इसी तरह उन्होंने जनरल अज़हर को देखा तो वो भी, तो वो सारे मामलात जनरल जो बाजवा साहब का दौर था उसकी प्रॉपर ट्रांजिशन। फिर वो जो साबिक मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी, वो जनरल बाजवा से मिले, उन्होंने कहा कि आपका जो काम है वो यही है कि हमें कम से कम स्मूथ ट्रांजिशन कर दें, आर्मी चीफ़ की तकर्री को स्मूथ बना दें, ये वो सारी बातें डिस्कस होती रहीं। तो ख्वाजा आसिफ दोबारा इसी तरह, मुसद्दिक मलिक जो हैं इनका दावा था, इनका वादा भी था कि हम पेट्रोल और ये सारी चीज़ें जो हैं इसको गरीब बंदे का अलहदा कर देंगे, अमीर का अलहदा कर देंगे। तो ये फिर कुछ हो ना सका पीडीएम के दौर में। अब पीडीएम में और इस पीडीएम में सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब का फ़र्क है, और मौलाना मैनेज भी नहीं होंगे। मौलाना बड़ा सख्त स्टैंस ले बैठे हैं। कुछ बड़े ताकतवर लोग उनके साथ राब्ते में थे, मुझे पता चला है कि कुछ अहम तरीन लोगों का वो फ़ोन नहीं उठा रहे, जो थोड़े कम दर्जे के ताकतवर हैं उनका, वो शायद उनसे रब्ता भी नहीं कर रहे। तो उनकी आंखें बदली हैं। लाहौर में भी उन्होंने वकला जो थी अपना एक कन्वेंशन किया वकला का, उनसे बात की, उनसे गपशप की। डिप्टी स्पीकर जो उसकी वोटिंग थी उसका वो हिस्सा नहीं बने, फिर वो शहबाज शरीफ को वोट डालने नहीं गए, फिर उन्होंने सरदार जरदारी को भी वोट नहीं डाला, और महमूद खान अचकज़ई को भी उन्होंने वोट नहीं डाला। तो ये सारी सूरत हाल रही। जिस दिन आसिफ अली जरदारी जो हैं वो अपने ऐवान में पहुंच गए और सदर बन चुके थे, उस दिन हमारी क्या गुफ्तगू हो रही थी, मुसद्दिक मलिक से क्या गुफ्तगू हुई, और ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी साहब को लेकर उमर अयूब साहब के तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे, जो अपोजिशन लीडर हैं और जो इस सारे मामले में प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट भी थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से, उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको दिखाते हैं। इसके अलावा दीगर सारी जो वहाँ VVIPs हैं, जो कुछ उसमें मिनिस्टर्स हैं अब इस वक्त, और कुछ पार्लियामेंटेरियंस हैं, कुछ का ताल्लुक़ PTI से है, कुछ का नून से है, वो सारी गुफ्तगू देखी है कि वो गुफ्तगू क्या थी। मोहसिन नकवी साहब को जो वज़ारत दाखिला मिलने का पूरे मुल्क में शोर मचा है, इसमें क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है? देखिए, मैंने तो आपको बताया कि आपने पहले भी देखा कि एक दो र्यूमर्स चली हैं, कोई भी र्यूमर सही साबित नहीं हुई है।
वजारतों के हवाले से जितनी र्यूमर्स भी चली हैं उनमें से कोई भी एक साबित सही नहीं हुई। इस वजह से ये र्यूमर मिल है, बात चलती रहती है। कॉम्पिटेंट लोग जो हैं उनको वज़ीर आज़म का ये प्रिविलेज है कि वो जिसको कॉम्पिटेंट समझें उसको लेकर आएँ, अपनी टीम बनाएं। लेकिन अगर कोई फ़ैसला किया हुआ है तो वज़ीर आज़म साहब ने किया होगा। मेरा नहीं ख्याल कि उसके अलावा या हमारे कायद मियां नवाज़ शरीफ के अलावा इस वक्त किसी को ये बात कम्युनिकेट हुई है। मैंने इस बारे में कुछ नहीं सुना। जो आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा है, जो वज़ीर आला पंजाब जो केयर टेकर थे उनके हवाले से मैंने अभी तक कोई बात मैं एक JUI के बड़े अहम रुकन है, उनसे पूछा यही बात, तो उन्होंने कहा वो तो चेयरमैन सेनेट के लिए भी फेवरेट है। तो मुझे नहीं समझ आई इस बात की, ये क्या बात है? जी देखिए, चेयरमैन सेनेट के हवाले से तो ये फ़ैसला पीपल्स पार्टी को करना है, क्योंकि हमारी आपस में जो मिल के बात हुई थी उसमें चेयरमैन सेनेट के ऊपर ये फ़ैसला था कि मुतफ़क़ा तौर पे सपोर्ट करेंगे पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को। तो ये फ़ैसला पीपल्स पार्टी को करना है। तो मोहसिन साहब तो उनकी अपना पीपल्स पार्टी के ही हैं, मोहसिन आपके भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं। मोहसिन साहब क्योंकि केयर टेकर के हैं, इस वजह से वो किसी पार्टी से तो उनका ताल्लुक़ नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी चाहेगी किसी को भी लाना तो मेरे ख्याल में हमारी पार्टी उन्हें सपोर्ट। तो अभी सर महंगाई का फिर क्या करेंगे? और ये जो महंगाई को लेकर, उसके अलावा धांधली को लेकर ऑपोजिशन के जो इतना वावेला होगा, इसको कैसे मैनेज सर करेंगे? जी मेरे ख्याल में जो 3-4 मरतबा वज़ीर आज़म साहब कह चुके हैं, उन्होंने ये कहा कि पिछली मरतबा जब मैं ऑपोजिशन के बेंचेस में बैठा हुआ था तो मैंने तब भी हाथ बढ़ाया था, और जब मैं हुकूमत में आया तो मैंने तब भी हाथ बढ़ाया था PTI की तरफ, और दोनों मरतबा उन्होंने झटक दिया हाथ। तो अब भी हाथ बढ़ाया उन्होंने, अगरचे इतना शोर शराबा और फिर जो तल्ख़ कलामी की है, जो गाली गलोच की है फ्लोर के ऊपर जब वज़ीर आज़म तकरीर कर रहे थे, वो कुछ अच्छी रिवायात तो नहीं है। मगर हाँ, बहरहाल हमारे यहाँ ऐसा होता है तो हुआ है। लेकिन इसके बावजूद आपको याद होगा कि उन्होंने जाने से पहले ये फिर कहा कि मैं दोबारा एक मरतबा हाथ बढ़ाता हूँ कि आप आएँ, और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिस पे बात ना हो। मौजूदा इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन, इक़्तिसादी तरक्की, मुआशी तरक्की, हमारी जो मुआशरत के अंदर तनज़्ज़ुली आई है, जो इंटॉलरेंस आई है, सियासत में जो पोलराइजेशन आई है, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। और मेरा ख्याल है कि अगर ओथ लिया है सुन्नी इत्तेहाद पार्टी ने, जिस PTI के, क्योंकि उन नाम अपना चूज़ किया है सुन्नी इत्तेहाद, इस वजह से हम सुन्नी इत्तेहाद कहते हैं, तो उनको चाहिए कि वो एक मस्बत रोल अदा करें। क्योंकि वज़ीर आज़म ने तो उनको ये भी कहा कि आप हुकूमत बना लीजिए, आप अगर समझते हैं कि आपकी ज़्यादा तादाद है तो आप हुकूमत बना लें। और पीपल्स पार्टी ने भी, आपको मालूम है, खुर्शीद शाह साहब ने कहा उनको कि हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो जब आप इलेक्शन में जाते हैं और लोगों से वोट मांगते हैं और आप क्लेम करते हैं आपकी मेजॉरिटी, तो आप हुकूमत बना लें। हुकूमत बनाने का मतलब क्या है कि ये जितनी भी आप बातें कर रहे हैं, आप ज़िम्मेदारी लें। मुल्क की मुआशी तरक्की, मुल्क से गुर्बत मिटाना, मुल्क से महंगाई ख़त्म करने की ज़िम्मेदारी लें। और अगर आप समझते हैं कि इलेक्शन में गड़बड़ हुई है तो उसकी भी ज़िम्मेदारी लें। आप खुद एग्जीक्यूटिव जो बना के और अपने वज़ीर आज़म के ज़रिए अपनी डायरेक्ट सुपरविजन में देखें क्या धांधली हुई है। हमारे भी लोग नाराज़ हैं, मौलाना भी नाराज़ हैं KP के हवाले से। कोई पार्टी खुश तो नहीं है। इस वजह से नवाज़ शरीफ भी गए मौलाना साहब के पास, क्या गुफ्तगू हुई उधर? और मौलाना फिर भी वोट देने नहीं आए, ना शहबाज शरीफ साहब को आए, ना आज जरदारी साहब को वोट डालने आए। देखिए, मैं तो वहाँ पे मौजूद नहीं था। मौलाना क्लियरली उनकी जो गुफ्तगू है, हमारे बड़े अच्छे दोस्त और साथी हैं वो, उनकी गुफ्तगू में खफकी तो है, वो नाराज़ हैं। और सबकी कोशिश ये है कि एक तरीक़ाकार से आगे बढ़ाया जाए और इन तमाम चीज़ों को तय किया जाए। खफकी से आगे चले गए। उन्होंने कहा आपने जनरल बाजवा और बाकी लोगों के कहने पे अदम एतमाद लेके आए थे, वो तो आखिरी हद तक चले गए मौलाना साहब। जी, वो तो मौलाना उसको लीड कर रहे थे उसको, तहरीक को। वो PDM, आप लोगों ने बताया नहीं होगा कि बाजवा साहब के कहने पे आप लोग सारे कर रहे हैं। आप लोगों ने मौलाना साहब से छुपा के रखा होगा शायद, इसलिए शायद वो लीड कर रहे हो। मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर मौलाना साहब तो PDM को लीड कर रहे थे। इस वजह से अगर मौलाना साहब कोई बात करते हैं तो उसका जवाब तो मौलाना साहब ही देंगे, बिकॉज़ ही वाज़ द लीडर। तो जो उस पूरे जो हमारा, अस्सलाम वालेकुम जी, हमारा पूरा जो PDM का इत्तेहाद था या जो भी था, उसके लीडर तो मौलाना थे। तो मौलाना अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो वो
उन्हीं से आप पूछ सकते हैं। आपने वही जवाब। एक कोशिश की थी लेकिन उसका कोई समर नहीं फिर निकला। लाहौर में आपने प्रेस ब्रीफिंग दी और फिर आपने कहा कि गरीब बंदे का पेट्रोल की हम कीमतें चेंज कर देंगे और इस पे कोई प्रोजेक्ट फिर आगे उस दौर में पीडीएम के दौर में बढ़ नहीं सका। उसकी क्या वजूहत थी, ऐसा क्या हुआ था? प्राइमरीली वजह ये थी कि उस वक्त जो आईएमएफ का प्रोग्राम था उसमें आईएमएफ की तरफ से ये गुंजाइश उन्होंने नहीं दी। हमारी कोशिश थी कि हम क्रॉस सब्सिडाइज़ करें, लेकिन उनको फिर भी शायद ख़तरा था। वो इमरान खान साहब ने जैसे पेट्रोलियम की कीमतें एक दफ़ा कम की थी तो वो पहले क्योंकि एक दफ़ा हो चुका हुआ था जिसकी वजह से मुल्क तबाही के दहाने पे आ गया और बैंक्रप्सी तक तकरीबन पहुंच गया, इस वजह से शायद उनको एतमाद नहीं था। आपने अनाउंसमेंट भी की थी कोई रशियन के साथ भी आपका पेट्रोल को लेकर कोई बात आगे बढ़ी है तो उसमें भी कोई शायद फिर नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। हमारे बनी बात आगे चली। हमारे दौर में 2 लाख टन जो तेल था वो आया था, 1 लाख टन आज आ गया था, दूसरा शिप जो था वो शायद पहुंच गया था वो भी, तो 2 लाख टन आ गया था तेल G2G बुनियाद पे। तो और हमारी ख्वाहिश ये थी और कोशिश ये थी कि कम से कम 500,000 टन यानी 5 लाख टन से 1 मिलियन 10 लाख टन तक तेल आए, क्योंकि अगर 10 लाख टन हमारी 8 मिलियन टन की कुल इंपोर्ट होती है क्रूड की, तो उसमें अगर 1 लाख टन या आधा लाख टन आए रिलेटिवली सस्ता तेल तो तभी फिर आवाम को सहूलत मिलेगी। जब 8 लाख टन में 1 लाख टन सिर्फ आए तो फिर उससे थोड़ी सी तो गुंजाइश पैदा होती है, मगर वो इतनी नहीं होती कि लोगों की ज़िंदगी पे उसके असरात। आखिरी बात ये कि नवाज शरीफ साहब को आप लोगों ने मिल के बड़े मुश्किल में डाल दिया, चूँकि मोहतरमा मरियम साहिबा जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब हैं, तो उनके होते हुए तो वो कोई बात कर नहीं सकेंगे। नायत साहब का बयानिया वो तो ज़ुबानबंदी की अलामत फिर ठहरा ना, तो वो फिर अंदर जो घुटन आपके पैदा हो जाती है या आप कुछ कहना चाह रहे होते हैं फिर भी नहीं कह पाते, तो मियाँ साहब फिर वो कैसे इजहार क्या कहाँ करेंगे उसका? मियाँ साहब तो हर जगह पे बड़ा बरमला इजहार करते हैं, अपनी उम्मीदों का भी इजहार करते हैं और अपनी डिसअपॉइंटमेंट्स का भी इजहार करते हैं, लेकिन क्योंकि वो बड़े शाइस्ता आदमी हैं इस वजह से वो जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं हम शायद उसके आदी नहीं रहे, तो हमें जब तक कोई ओए तोए करके ना गिला करे हमें समझ नहीं आती। वरना मियाँ साहब तो बहुत अबव बोर्ड तरीके से मगर सलीके से उस ज़बान में जो वो अपने घर में बोलते हैं, अपनी बेटी के सामने बोलते हैं, उस ज़बान में गुफ्तगू करते हैं। जो उनके जहन में खाका है उसका भी इजहार करते हैं, जो उनकी तनकीद है उसका भी बेइंतहा मुहज़्ज़ब तरीके से इजहार करते हैं। तो वो ऐसा ही करते रहेंगे। वो इंटरनली हमें भी अकाउंटेबल रखते हैं, पार्टी को भी अकाउंटेबल रखते हैं, पार्टी की लीडरशिप को भी जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ लेती है उसे अकाउंटेबल करते हैं और विजन भी देते हैं और सपोर्ट भी देते हैं। सर थैंक यू सो मच। तो सर क्या फिर अभी मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर दाखिला लगाने की जो बातें छिड़ गई वो क्या? मोहसिन नकवी जो है वो एक टाउट किस्म का आदमी है और उसने कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं और उसका तो उसके ख़िलाफ़ तो आर्टिकल 6 होना चाहिए, उसको वज़ीर दाखिला के ज़रिए लगाने जा रहे हैं। गलत बात है। तो आपको खान साहब से फिर मिलने दिया गया जी? आप मिल सके? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं मिलने दिया और हम लोग यहाँ पे प्रिविलेज मोशन भी लाएंगे। मेरा प्रिविलेज ब्रीच हुआ है एज MNA एज लीडर ऑफ द अपोजिशन। हम लोग बिल्कुल यहाँ पे उनको बुलाएंगे और उनसे पूछताछ करेंगे कि कोर्ट के ऑर्डर्स वो क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने कोई ऐसी उसके पास इंफ्रारेड इंक है कि फ्लोर क्रॉसिंग उनका कोई बंदा करे तो वो पकड़ लेते हैं। उन्होंने 2 बंदे पकड़े, 2 पंजाब से पकड़े, 1 वफाक से पकड़ा और उस बंदे ने स्पीकर को भी वोट जानबूझ के गलत डाला और डिप्टी स्पीकर को भी। आपके बंदे फ्लोर क्रॉस कर जाते हैं फ़र्ज़ करें, तो कोई इंफ्रारेड आपने भी रखी है या इंफ्रारेड के विदाउट ही? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह दिल में लगा हुआ है और उनकी चाहत इमरान खान साहब के लिए, पाकिस्तान के लिए मुहिब वतन है। एक वोट हमारा इधर उधर नहीं हुआ क्योंकि उनको मालूम है कि जिस आग के दरिया से वो आए हैं, हमारे लोग स्टील के बने हुए हैं, ये कुंदन है। दूसरी साइड पे तो करचे, चमचे, देगें, खुरपे, गैंतियाँ, बेलचे, मफादात का टोला है। तो अब मुज़ाकरात की टेबल पे आप हैं जी पावरफुल लोगों के साथ, या आप? हम लोगों का किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हमारे मुज़ाकरात जो हैं वो पाकिस्तान की आवाम से हो चुके हैं। पावरफुल लोगों को आपसे बेहतर कौन जानता है? हम पावरफुल हम लोग सिर्फ एक अल्लाह ताला को समझते हैं, बाकी किसी को ज़मीन पे हम लोग पावरफुल नहीं समझते। IMF ने जो रिस्पॉन्ड कर दिया उसमें आपकी बात कोई बनी नहीं, इसको कैसे देखते हैं? IMF की जो आप उस पर बिटवीन द लाइंस भी आप देखें, इन पे गवर्नमेंट पे ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो पैसा ये वर्ल्ड बैंक से लेंगे, क्योंकि IMF लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता है, वो इमरजेंसी एड देता है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो हैं वो वर्ल्ड बैंक के ज़रिए और एशियन डेवलपमेंट बैंक के ज़रिए होते हैं, लोन्स आते हैं।
तो वो इनको सही तरीके से लगाने पड़ेंगे, वरना ये अकाउंटेबल होंगे पाकिस्तान के ख़जाने की चाबियाँ सारी आसिफ जरदारी साहब के पास रखते, उन्होंने आपको हल निकाल देने थे, उनके पास कार्ड्स होते हैं, कई हल होते हैं। मसला ये है कि वो जो ख़जाना है वो उनकी जेबों में इधर उधर चला जाता है, अरबों रुपए और अरबों डॉलर गए थे, हज़म कर जाते हैं। तो उस चीज़ को तो हम लोग बिल्कुल इंडोर्स नहीं करेंगे और हम लोग इसीलिए यहाँ पे बैठे होंगे अपोजिशन में और एक एक पैसे का जो है उनसे हम लोग हिसाब लेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। क्या सर फिर सदर पाकिस्तान तो ठीक है, निज़ाम सेट चलेगा इसी तरह ही? हाँ, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद तो यही है। तो कैसे आप कन्विंस हुए साथ देने के लिए, क्या बात तय हुई? इस यहाँ पे जमहूरियत को चलाने के लिए जो पार्लियामेंट में मौजूद लोग हैं उन्हीं में चूज़ करना है ना, ज़ाहिर सी बात है, तो चूज़ किया हमने। तो ये आपके मैंडेट की जो सवालिया निशान और इतने स्पेकुलेट है, इसकी क्या वजह है बुनियादी? वो जहाँ इलेक्शन कमीशन में जहाँ पर प्रूफ करना है जहाँ के लोगों को, वहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया है। 2018 का जो मैंडेट था, जब आरटीएस सिस्टम ख़त्म हो गया था, लोगों को बंद करके यहाँ पे लेकर आए थे, तो उस वक्त उन्होंने सवाल उठाया था यहाँ पे। तो आप इस स्टिग्मा को वैसे ही धो देते, फॉर्म 45 लेके सारी पूरी ब्रीफिंग एक एक फॉर्म को लेके दें। तो आपका क्या इसमें ख्याल है कि नहीं दी होगी फॉर्म? ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है हमें वैसे ही जारी हो गया है। इलेक्शन कमीशन में 8 हियरिंग हुई है भाईजान, वहाँ पर ये प्रूफ ही नहीं करते कि वहाँ फॉर्म 45 दिखाए ना सबको, अटेस्टेड फॉर्म 45। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो मुखालफिन दिखा रहे हैं वो भी ठीक नहीं है? नहीं है ना ठीक, अगर ठीक होता तो उनका नोटिफिकेशन होता ना। तो आप वाला तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जिनकी फेवर में फैसले आ रहे हैं वो ठीक है? नहीं, फेवर में फैसले नहीं ना, जिनके सही हैं, जो जीते हैं वो सही हैं। कौन प्रूफ करेगा, कहाँ पर प्रूफ होना है इसको? सोशल मीडिया पे प्रूफ होना है या इलेक्शन कमीशन के सामने प्रूफ होना है? तो हमने इलेक्शन कमीशन के सामने प्रूफ किया है। तो अपोजिशन इतनी भारी तादाद में इलेक्शन कमीशन पे सवालिया निशान उठा रही है, तो भैया इलेक्शन कमीशन में जाकर एहतजाज करना चाहिए उनको। उन्हीं के सामने कैसे करें? जी, क्या इसकी लॉजिक कैसे फिर ये गाइड कर दें? तो कहाँ जाएंगे? नहीं, वो कह रहे हैं कि उन्हीं का, वो कह रहे हैं कि इन्हीं से तो हमें एतराज़ है। हाँ, तो फिर किसी और कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, फोरम बनवाएं। आप कह रहे हैं कि कोई इसका फिर वो कर विदिन द लिमिट्स कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, जो कानून होगा, सोशल मीडिया पे तो फैसला नहीं होना ना। सो मेरे पास तो जो है वो अटेस्टेड, हमारे पास सबके पास। वज़ीर दाखिला भी सुना है मोहसिन नकवी साहब आ रहे हैं? ये मुझे नहीं पता। थैंक यू सर, थैंक यू। सदर साहब, जरदारी साहब लग जाएंगे तो आप तो फिर अपना अपोजिशन में ही हैं, तो कैसे चलाना है, मैकेनिज़्म क्या है? देखिए जी, जो हुसैनियत के मानने वाले हैं वो नंबर गेम्स में नहीं पढ़ते, हार जीत में नहीं पढ़ते। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुर्दा ज़मीरें, ज़मीर फरोश, ये घुसपैठिए जो हैं, 8 फरवरी को अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम ने पहले इनको रिजेक्ट कर दिया है। अब ये कोई भी कर लें, मासूम लोग हैं सारे, आप इस तरह ना आप करें। जैसे इलेक्शन कमीशन, आप जैसे चले मेरे आप जैसे जैसे मेरे तरह कह लें, देखिए इलेक्शन जी, कमीशन ने इलेक्शन करवाया है, मासूमियत इन बेचारों का क्या कसूर है? मासूमियत का, हक और सच का रास्ते में मासूमियत रुकावट नहीं होती। अंबिया कराम कानून से बालतर नहीं, खुलफा राशिदीन असहाबे कराम कानून से बालतर नहीं। ये लोग एक चीज़ जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बड़े बड़े दावे करते थे, वोट को इज़्ज़त दो, रोटी कपड़ा मकान, आइन को इज़्ज़त दो, फलाना करो ढिमकाना करो, इनको नहीं पता कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट क्या है इलेक्शन कमीशन का, फॉर्म 45। ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए ये सारी ये पार्टियां बैठी हुई थी, तो आज ये जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इनके ज़मीर जो मुर्दा हैं, ये बिकाऊ माल जो हैं, जो खैरों के इशारों पे रियासत के और आवाम के सौदे करते हैं, जो कौम का माल लूटते हैं, यतीमों नदारों का माल खाने वाले, ये जिंदा लाशें हैं। रही बात हार जीत की, तो अल्लाह कभी आपको जितवा के आजमाता है, कभी आपको शिकस्त दिला के आपको इज्जत से नवाजता है। इसी तरह जीत के 18 में आप भी प्लीज़ देखें, 2018 में वो मर्द मुजाहिद क्या कहता था, 2013 में क्या कहता था। हमने उनको ओपन ऑफ़र की थी कि जिस हल्के पे आप हाथ रखें, आए मुकाबला करें। उस वक्त ये नहीं आ सके, इनमें दम कमी नहीं है। खुदा के लिए कौम बाशऊर हो चुकी है, कौम ने इन पर कांटा लगा दिया है रेड पेन से, ये रिजेक्ट हो चुके हैं, ये डिस्कार्डेड माल है। अब स्ट्रेटजी क्या होगी? इतनी जज्बातियत तो स्ट्रेटजी नहीं हो सकती। स्ट्रेटजी देखें, अल्लाह गैरतमंद लोगों को पसंद करते हैं, हंसते मुस्कुराते, मुनाफकत वाली ना सियासत करते हैं। हम हक और सच का अलम उठाए हुए हैं। आपको क्या पता कि हम पे क्या बीत रही है, अब क्या बीत रही है। हमने अहद किया हुआ अल्लाह से इस रियासत की बुनियादों को कायम दायम रखना, पाकिस्तान की आवाम की इज़्ज़त नफ्स और माल जान के तहफ़्फ़ुज़ की हमने कसम उठाई हुई है। और रही बात, हम इज़्ज़त सबकी करते हैं, हम इनकी ज़ाती दुश्मनी इनके साथ नहीं है। बात है असूल की, हक और सच की। हक और सच के पैमाने पे ये नहीं उतर रहे, कौम ने इनको रिजेक्ट कर दिए। किन शक्लों? IMF ने कहा है हमारा तो मैंडेट ही नहीं है, जो बातें आप हमें लिख रहे हैं हमें तो समझ नहीं आई। IMF देखें, IMF अगर ये हालत ना होती तो IMF खान साहब से क्यों मिलती?
IMF पाकिस्तान के की स्टेक होल्डर से क्यों मिल रही है? मैं इस डिबेट में पढ़ना नहीं चाहता। मैं इस डिबेट में आपके थ्रू पढ़ना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी कौम को एक दफ़ा फिर अगर कर्ज़ों पे सूद पे पैसे मिले, फिर ये लुटेरे लूट लें, कौम गरीब से गरीब तर हो रही है, ये अमीर से अमीर तर हो रहे हैं। इनकी औलादें कहती हैं कि हम पे पाकिस्तान का कानून लागू नहीं होता। इनके पाकिस्तानी मफादात से इनको पता नहीं है, इनको ग्राउंड पल्स का नहीं पता, ये खुलेआम अवाम में आ नहीं सकते। तो किस चीज़ की हुकूमत, किस चीज़ की हुक्मरानी, किस चीज़ का इक़्तिदार? तो सर क्या फिर अब वो तो रद्दी की टोकरी में डाल दिया IMF ने आपका लिखा लेटर। उन्होंने कहा ये क्या हमारा मैंडेट ही नहीं है। हम आपको पहले ही कहते थे कि लेटर में कोई ऐसी बात ही नहीं है। आप लोग कहते थे कि ये मुल्क दुश्मनी है, ये लिखा क्यों फिर? नहीं, हमने अपना बुरे भी बने और निकला भी कुछ नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने अपना मौक़िफ़ बयान किया था। हमारे मौक़िफ़ के IMF ने तायीद की है। उन्होंने जो अपना लेटर के जवाब में लिखा है, उन्होंने अपना बाकायदा मैंडेट बता दिया कि जी ये हमारा मैंडेट है और ये हमने जो है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हो गई, बाकी जो आपके फिस्कल आपका जो प्रेशर्स हैं वो सारे हो गए, उसको आपने करना है। और हम तो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर स्ट्रॉन्ग हुकूमतें आएँ जो आके अच्छी पॉलिसी बना सके, अच्छी इकनॉमिक पॉलिसी बना सके। शाह महमूद कुरैशी साहब ने रोका था खान साहब को कि साइफर को ना इस तरह पब्लिक में बात करें। यहाँ मेरा ख्याल वो काफ़ी मैनेज करते भी रहे, कोशिश करते रहे। घाग वज़ीर ख़ारजा थे वो, आपको पता है सियाने आदमी, इतनी ट्रेनिंग उनकी, पीपल्स पार्टी की ट्रेनिंग भी। तो आज भी कहते हैं कि साइफर केस के अंदर से कुछ ना कल निकला था ना आज निकलेगा। मंडे को आपकी फिर पेशी लगी हुई, आपको पता चल जाएगा कि साइफर केस के अंदर बहुत सारी बेज़ाब्तगियाँ हैं जो आपको आप मंजर आम पर जब आएंगे। अमेरिका डरेगा आपको साइफर लिखते हुए, वो कहेगा यार ये किस तरह के लोग हैं, पब्लिक कर देते हैं सारी चीज़ें, वो बुरा मनाएंगे, अच्छा नहीं समझेंगे। इसमें कौन सी चीज़ ऐसी है जो पब्लिक हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी? कौन सी ऐसी बात है जो हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी? क्या इसमें उनका कहा जाना, लेबल होना, ये पब्लिक होना गलत है। क्या लेबल होना? आप कह दें कि जनरल बाजवा पीछे थे, ये और बात है। आप कह दें कि अमेरिका कह रहा है जनरल बाजवा साहब से कि हमें हटा दें, ये और बात है। आपका मौक़िफ़ है ना, हमारा जो मौक़िफ़ था हम बहुत क्लियरली दे चुके हैं उसके ऊपर। आपको भी पता हमारा मौक़िफ़ उस पर क्या था। हमारे मुंह में लुक में ना डालें। सदर पाकिस्तान तो आज हो गया काम सारा, ठीक है जी सारा। तो ये अपना वजारत दाखिला को लेकर इतना क्यों रौला पूरे मुल्क में पड़ा है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आ रहे हैं, एक बंदा कह रहा है चेयरमैन सेनेट आ रहे हैं। नून लीग वालों से पूछिए, हमें तो कोई पता नहीं। मोहसिन नकवी तो आपके भी पड़े, अपना पीपल्स पार्टी के ही हैं वैसे तो बुनियादी तौर पे। देखिए सारा मुल्क ही हमारा है। आप कैसे हैं सर, खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत जी। तो कोई बात तो समझ सर आ नहीं रही, मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रही। आप कोई रहनुमाई कर दें, आप इतना बड़ा इलेक्शन जीत के आए हैं, शायद आप बेहतर कुछ बता सकें। आप किस सिलसिले में रहनुमाई लेना चाह रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ कि ये बात क्या बन रही है आपकी, कोई फ्लोर क्रूसिंग तो नहीं मेरा ख्याल? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा देखिए बात तो बहुत क्लियर है कि आज का जो सदारती इलेक्शन है ना, ये बेसिकली आपकी जो रिज़र्व सीट्स हैं अभी तक उनका फ़ैसला ही नहीं हुआ। और जो इलेक्शन कमीशन ने काम किया है 50 से 51(6) के तहत, वो गैर आइनी है। वो बंदर बांट नहीं हो सकती कि वो आप उठाएं और किसी को, आइन उसकी इजाज़त नहीं देता। आइन कहता है कि वो जिसका हक है उसी को दिया जाए। एक तो वो क्वेश्चन, और ऊपर से पेशावर हाई कोर्ट ने ओथ के हवाले से बड़ा कैटेगरिकली स्टे दिया हुआ है कि 13 तारीख तक कोई स्टे नहीं होगा। वो भी यहाँ पर कल हो गया। बहुत सारे सवालिया निशान हैं। आज महमूद खान अचकज़ई इलेक्शन कमीशन में भी गए कि जी आप हाउस इनकम्प्लीट में कैसे इलेक्शन करवा रहे हैं, वो भी उनकी एप्लीकेशन मुस्तरद हुई। तो आप कंटिन्यूटी ऑफ द डेमोक्रेसी जो है उस पर जब बिलीव रखते हैं तो फिर आप ट्रांसपेरेंसी को बिलीव रखते हैं कि ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है कि आज सदारती इलेक्शन पर भी बहुत सारे सवालात जो हैं वो उठ चुके हैं कि ना हाउस इनकम्प्लीट है और ना ही यहाँ पर जो है अपना अदलिया के जो फैसलों को माना जा रहा है। तो इस तरह की सूरत हाल में हम तो पार्टिसिपेट इसलिए कर रहे हैं कि ये हाउस जो है इसका तकद्दस जो है वो बहाल रहना चाहिए, कंटिन्यूटी ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो चलना चाहिए। लेकिन हमारे करने से, ये सारा करने से आइन और कानून हम तो अपना हिस्सा डाल रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी को की यकीन दानी करा के वो इस हाउस को जो है एम्पावरमेंट मिले। थैंक यू सो मच। ये सारा आप पार्लियामेंट की सूरत हाल देख रहे थे। मैं चाहता हूँ कि कुछ पब्लिक के हालात भी आपको दिखाएं, क्योंकि कल से इंशाल्लाह ताला पहला रोज़ा भी है। तो हैव नॉट्स की जो मसाइल हैं वो बहुत बढ़ चुके हैं। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह पाक का। नाम क्या आपका? साबिर हुसैन। साबिर भाई क्या कह रहे थे आप? यही कह रहे हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, ज़िले खानेवाल से आया हूँ, वहाँ भी धक्के खाए हैं।
ये वज़ीर आला साहब जो राशन दे रही हैं हमारे मुंह पे तमाशा है। क्यों? वो जो इस वजह से कि राशन कार्ड देते हैं सबको। राशन कार्ड नाम कुछ भी ना दे, चीज़ें सस्ती कर दे, वही बेहतर है। जो अच्छा, ये अच्छा। मुंह पे तमाचा मार रहे हैं कि आईडी कार्ड के ऊपर हम राशन दे रहे हैं। मेरे वाले साहब की डेथ हो गई है, उसका भी कार्ड चेक करवाया है। क्या आप अहल नहीं हैं? क्या हम पाकिस्तान के रहशी नहीं हैं? क्या हम पाकिस्तान के नहीं, वो बिल्कुल नहीं हैं। जिनका जो वफात पा जाए उनका आईडी कार्ड ब्लॉक हो जाता है ना। बिल्कुल वो बात आपकी सही है कि आखिर हम उसकी औलाद है ना, कि आपका हमारा अपना आईडी कार्ड नहीं चल रहा? नहीं चल रहा। वो कहते हैं आप अहल ही नहीं है। आपका आईडी कार्ड बना है? हाँ जी, वो क्यों नहीं चल रहा? वो चला ही नहीं। पिछली दफ़ा माह रमज़ान में कर देता, मैं भी गई हाँ तो मेरा भी ये नायल कर देता। जी क्यों? पता नहीं क्यों किया बेटा। ਅਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਵਾਂ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਵੀਰੇ, ਇੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਰੋਲਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਭੁਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ? ये कह रहे हैं अहल नहीं, कहाँ गए थे आप? मैं मदीना कॉलोनी 4 नंबर गली। उधर कौन बैठता है? पता नहीं उन कौन बैठता बेटा, मैंने नहीं पता। उन्होंने कैसे आईडी कार्ड चेक किया? देखा है बस, हाँ। देखेगा अहल नहीं है। जो गरीब सारा दिन मजदूरी के लिए यहाँ तरसता रहता है, उसको राशन भी नहीं मिलता। ये मैं अपने गांव में खुद देख कर आया हूँ कि जो ज़िम्मेदार तबका है, रकबे वाले हैं, उनको दिया है। हम हकदार नहीं हैं, वोट मांगने के लिए हमसे आ जाते हैं। ਮੇਰਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤ ਨੰਬਰ ਫੋਨ ਦਾ ਤੇ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਲਈ ਏ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਅੰਮਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਫੇਰੇ ਮਾਰਦੀ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਏ ਵੀ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਨਾ, ਪੇਟ ਮੰਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਅੰਮਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਾ ਮਾਰ, ਮੈਂ ਵਡੇਰੀ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਾ। किसने धक्का दी? ਆਂਦੇ ਸੀ ਅੰਮਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਐਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ। नहीं, धक्का क्यों दिया फिर? ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਜੋ ਲਈ ਏ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਸੌਦਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਤੇ ਦੇ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਐਵੇਂ ਆਨੇ ਬੇਵਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ? ਮੇਰਾ ਦੇਣ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਫੇਰੇ ਮਾਰ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਲੱਤਾਂ ਥਕਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇੱਕ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਉਤਰਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਾਰੂ ਲੈਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ। अम्मा कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? हाँ पुत बाहर कानूनी 6 नंबर गली। हाँ आवे मेरा सारा पता था। एक फोटो कापी ने मेरे को दे ली, 2 मेरे को ने 3 मैं कराइया। आवे हाँ मेरा शनाख्ती कार्ड, मैं 20 बार फेरे मारे। अम्मा ये घर का पता आपका ही है? हाँ मकान नंबर 176, हाँ जी 176। गली नंबर 6, मोहल्ला गुलबहार कॉलोनी, हाँ जी हुसैनाबाद, लाहौर कैंट, ज़िला लाहौर। हाँ इधर फाटक तो इस पासे तो आना मेरा नंबर है कुछ चलता आपका? मोबाइल नंबर कुछ चल रहा है? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ। आपके पास मोबाइल नहीं है? ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ? ਨਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵਕਤ 'ਚ ਪੁੱਤ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ। ਕੀ ਆਂਦਾ? ਮਿਰਚਾਂ ਚੋਕ, ਪਾਵਾਂ ਚੋਕ, ਵੱਡਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੋਕ ਕੇ ਲਿਆ। ਗਏ ਸਾਲੇ ਨੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੋਕ ਕੇ ਬਾਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬਿੱਲ 12-12 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਲ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੋਗਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਜੋਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੌਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ये सौदा नहीं दे रहे थे? ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਦੇ ਜਾਮਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਗਈ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਘਰ ਗਈ। धक्के भी इन्होंने दिए? ਧੱਕੇ ਲੈ, ਇੱਕ ਤੇ 2 ਧੱਕੇ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਅੰਮਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਚਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗਰੀਬ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। मैं आप तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। हाँ हैं? तो फिर मेरी फोटो कापी ले ला। हाँ मैं ले लूँ। हाँ? ये आपकी टीवी पे चला दी फोटो कॉपी। अच्छा हाँ ठीक है। टीवी च आवे? हाँ मोबाइल च? हाँ नहीं टीवी पे अच्छा अच्छा। हाँ तो टीवी आप तक पहुंचेंगे? टीवी साडा को नहीं है।
ਟੀਵੀ ਕੋ ਨਹੀਂ टीवी नहीं घर में है? ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਾਰਟੂਨ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ। आपका क्या पोता लगता है? ਹਾਂ ਐਡਾ ਕੁਝ बेटा क्या करता है आपका? ਬੇਟੇ ਦੇ ਬੀਵੀ ਦੇ ਹੋਂਡੇ ਨੇ ਗੁਰਦੇ ਵਾਸ਼ अच्छा डायलिसिस हो रहा है। ਆਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। आपकी बहू जो है बीमार है? ओए होए होए होए। ना ना ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਏਡੀ ਕੋ ਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਚ ਕੋ 50-100 ਵੱਟ ਲੈ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਮੀਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 75 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਤੋਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ 2-4 ਸਾਲ ਜੀ ਲਾਂਗੀ 80 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਗੀ ਫਿਰ 80 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਟੁਰਾਂਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਾਜ ਕੋਠੀ ਕਰਕੇ ਆਈ काम कर मुश्किल मुश्किल से ही हो रहा है। ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਪੁੱਤਰ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਦੇਵੇ ਬਾਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਰੇ ਆਪਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਦੇ ਆਈ ਰੋਲਾ ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੋ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣੋ ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਓ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ वज़ीर-ए-आज़म पंजाब जो है अगर इन मुस्तहिक लोगों तक नहीं पहुंचेंगे तो फिर ये लोग किधर जाएंगे और रोटी कहाँ से पूरी करेंगे? फ़ात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए ऐलान के बाद।